Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will discuss about some question of continental drift theory. जियोग्राफी ऑनर्स बीए सेमेस्टर फर्स्ट. जियोमॉर्फोलॉजी जिनको भी पढ़ना है कहीं ना कहीं उनके सिलेबस में ये चैप्टर भी होगा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. आज इसी चैप्टर का हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि 5 मार्क्स होंगे, बट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर यही क्वेश्चन हमें 10 मार्क्स का पूछ दे, 15 मार्क्स का पूछ दे, तो हम किस तरह से आंसर प्रेजेंट कर सकते हैं. कुछ बेसिक क्वेश्चन है हमारे, लाइक व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट, व्हाट आर द एविडेंसेस बिहाइंड इट, व्हाट आर द फोर्सेस बिहाइंड इट, why it was rejected and what is Pangea. ठीक है, तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस होंगे. इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो सेम टू सेम ऐसे ही होंगे या फिर यही जिस तरह से पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज पेंजिया, तो इसके जगह हम व्हाट इज पैंथालसा भी पूछ सकते हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे जिसको पढ़ करके आपको एकदम ये फीलिंग आएगी कि आप क्या कर रहे हो, इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो या फिर समझो तो डिटेल में पढ़ रहे हो इसको. ओके, तो पूरा जरूर देखना. एंड लेट्स बिगिन. What do you understand by continental drift theory? सबसे पहले यही क्वेश्चन था हमारा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है. तो 5 मार्कर क्वेश्चन में हमें कितने वर्ड लिमिट रखने होते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, 150 रखने होते हैं, क्योंकि हम कॉलेज के एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जहाँ पे वर्ड लिमिट लिखा हुआ है. हो सकता है आपके कॉलेजेस में 150 ऐसे लिखा हुआ हो वर्ड लिमिट, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा, वर्ड लिमिट नहीं होते. तो बेसिकली हमें पता रखना होता है कि जो 5 मार्कर क्वेश्चन हमें अभी कॉलेज ईयर में पूछे जा रहे हैं, तो उसमें हमें कितने पेजेस रखना चाहिए, कितना पेज लिमिट रखना चाहिए, कितना वर्ड लिमिट रखना चाहिए. ओके, तो जिनको भी नहीं पता है वो 150 रख सकते हो वर्ड लिमिट, 150 और 100 के बीच में. पेज लिमिट 1 से लेकर के आप 1.5 एंड 1 और 2 रख सकते हो. देखो, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स के, वो दो तरह के होते हैं. एक तो कि जिनके बारे में आपको डिटेल में पता होगा, और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके बारे में आपको बस थोड़ी बहुत पता हो, लाइक क्योंकि आपके बुक में उतना ज़्यादा डिटेल दिया ही हुआ नहीं है, जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो गया. ठीक है, तो ये एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है. अभी अगर इसको किसी ने प्रेजेंट नहीं किया होता, मान लो ऐसे जैसे कि व्हाट इज पेंजिया हो गया, तो पेंजिया का क्या है, पेंजिया के बारे में ये 2 लाइन होंगी कि क्या है वो, एंड उसके बाद होगा किसने उसको प्रेजेंट किया, कब किया, इस तरह से हो सकता है. इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. ओके, तो वो सब कितने में आ जाएंगे, 100 के बीच में, तो उनका वर्ड लिमिट आ ही जाएगा. तो हम उतना ही लिखेंगे और एक दो कोशिश करेंगे कि उसमें हम पिक्चर्स बना दें, लाइक जो भी हमारे डायग्राम्स दिए होते हैं उनको भी पुटअप कर दे. ठीक है, तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे. अब यही आपको 10 मार्कर में पूछ दे, यही सेम क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो मतलब हो तो यही रहती है कि अगर ये क्वेश्चन 10 मार्कर में पूछे तो इसके साथ कोई और एक क्वेश्चन लगा दे. लाइक अगर 10 मार्कर में ऐसे भी नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे. इसमें हम कोशिश करें कि एक दो एविडेंसेस लगा दे और क्रिटिसिज्म लगा दे, तो क्या होगा, वर्ड लिमिट हमारा बढ़ जाएगा एंड पेज लिमिट क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे. क्योंकि 10 मार्क्स का और 5 मार्क्स का डिफरेंस तो है ना, क्यों आखिर 10 मार्क्स का पूछा है, उसको आंसर भी तो उतना ही चाहिए, है कि नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 5 मार्क का आंसर मैंने किस तरह से लिखा है. आंसर आपको ध्यान रखना है कि अपने लैंग्वेज में लिखना है, मैंने भी कोशिश करी है लिखने की, तो देख लेना. अगर कहीं पे कोई फॉल्ट दिखे तो आप बता सकते हो कि हाँ दीदी ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, क्योंकि हो सकता है ना सबका नॉलेज डिफरेंट है, तो आपको मुझसे ज़्यादा पता हो. ओके, लेट्स बिगिन. क्या है यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी refers to the hypothesis according to which the continental landmasses were displaced in a geological period and whose present position on the globe is due to original landmasses being disintegrated and combined. Okay, तो क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सबसे पहले हम उसको बताएंगे. तो ये क्या है, मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है, जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे कॉन्टिनेंटल लैंड मासेज हैं, जो आज के कॉन्टिनेंट्स हैं, वो एक किसी जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम में डिस्प्लेस्ड हुए हैं, अलग हुए हैं, और उसी का नतीजा है, उसी की वजह से आज जो हमें ग्लोब पे कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं उनकी ऐसी फॉर्म है. लाइक आज जिस तरह से हमें दिख रहे हैं अलग अलग टुकड़ों में, वो उसे जियोलॉजिकल पीरियड में अलग हुए हैं, नहीं तो पहले वो एक ही थे. ठीक है, तो ये है, इट वॉज सिस्टमैटिकली प्रेजेंटेड बाय अ जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट. यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हमने इसका एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिया. अब हम पैराग्राफ चेंज करेंगे एंड लिखेंगे कि इसको किसने क्या किया, प्रेजेंट किया. जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वेगनर ने इन 1858. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी. ओके, इतना हो गया हमारा. उसके बाद कुछ और हम इसमें लिखेंगे, क्योंकि इतना ही में हमें 5 मार्क्स नहीं मिलेगा. हम 4 क्लास में, 3 क्लास में या फिर 6 क्लास में नहीं पढ़ते कि इतने आंसर में हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे. According to this theory, all continents were one single continental mass known by name Pangaea. अब यहाँ पे हमने एक और चीज इंक्लूड करी, हमें तो पता चल गया इधर ही कि एक टाइम में डिस्प्लेस्ड हुए, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो वन सिंगल लैंड मास हुआ करते थे, लेकिन उसको कहा क्या जाता था, हमने उसमें इसमें ये भी इंक्लूड किया, उसको पेंजिया कहते थे. एंड एक मेगा, एक बड़ा सा ओशन हुआ करता था इस पेंजिया को सराउंड किए हुए, जिसको हम पैंथेलासा कहते हैं.
ठीक है, तो ये दो चीजें हमने इसमें शामिल कर दी, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे फील हो रहा है कि हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में जानकारी है। Okay, Alfred Wegener presented many evidences in support of continental drift theory, but was unable to explain some of them, which became the reason of criticism by many scholars. हाँ, देखो continental drift theory ने बताया कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन जो इसने मतलब जो अल्फ्रेड वेगनर ने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया तो कुछ एविडेंसेस भी रखे, लेकिन उन एविडेंसेस में कुछ ऐसे भी थे जिसको वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो कि स्कॉलर्स की क्रिटिसिज्म का कारण बनी, जिसकी वजह से स्कॉलर्स क्रिटिसिज्म किए इस थ्योरी का। ओके, तो हमने इन सारी चीज़ों को लिख दिया एंड लास्ट में थोड़ा कंक्लूजन के तौर पे ये लिख दिया कि क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस है। तो आप देख सकते हो कि वर्ड लिमिट के हिसाब से एंड पेज लिमिट के हिसाब से 5 मार्क का क्वेश्चन एकदम बेस्ट है। ओके, अगर यही 10 मार्क का पूछे तो हम इसमें एविडेंसेस भी लिख सकते हैं, कुछ एविडेंसेस लिख दिया, हो गया हमारा 10 मार्क का, क्योंकि लिखना तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का ही है ना, तो उसमें आप एविडेंसेस भी लिख सकते हो अगर क्वेश्चन ज्यादा मार्क का पूछ रहा है तो, नहीं तो 5 मार्क का इतना सही है। ओके, तो जो भी 5 मार्क का क्वेश्चन पूछ रहे थे वो देख सकते हो कि कैसे आंसर लिख सकते हो। आई होप इट विल हेल्प यू। आगे हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के एविडेंसेस क्या हैं? एविडेंसेस तो हमने पढ़े हैं, एविडेंसेस आपको एकदम जिस तरह से आपको याद है ना वैसे लिखने, बस पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब जो पॉइंट्स हैं जैसे कि एविडेंसेस तो पॉइंट वाइज हमने लिखा, तो उसमें हमें दिख रहा है कि कौन कौन से एविडेंस एग्जैक्टली है। अब हमें इसमें देखो एविडेंसेस लिखना है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, हमें दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ क्या है एविडेंस है एंड दूसरा क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। दो वर्ड है, दो कीवर्ड्स हैं, तो हम क्या करेंगे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे किसमें, एविडेंसेस में। ठीक है, एविडेंसेस को थोड़ा हाईलाइट करके लिख देंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, सेम वही चीज़ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके सेम तो नहीं आने वाले हैं, मतलब एक ही चैप्टर से तो सारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो यहाँ पे मैंने बार बार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इसलिए लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्क्राइब किया, राइट। तो क्योंकि इसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है ना सारा का सारा, तो मैं बार बार ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्क्राइब करने वाली हूँ, अलग अलग वे में करूंगी, एक ही तो नहीं लिख सकती ना। Continental drift theory refers to a hypothesis according to which all continents were one single landmass, and in a geological period they began to split, due to which several smaller continents exist today. तो आप देख सकते हो कि जो पहला वाला मैंने लिखा इसको डिस्क्राइब किया वो थोड़ा अलग था, ये उससे थोड़ा अलग हो गया, तो अब ये अलग कैसे हुआ, हमें अपने वर्ड्स को मतलब अपने हिसाब से लिखना है, जो आंसर हम लिख रहे हैं उसको अपने हिसाब से लिखना है कि हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अपने आप डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने बता दिया कि क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हम हमारा मेन क्वेश्चन क्या था कि एविडेंसेस क्या है, तो हम एविडेंसेस में बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, कॉन्टिनेंट मैच करते हैं। अभी आप यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हो द शोर लाइन्स ऑफ अफ्रीका एंड अमेरिका, जो भी है तो ये लिख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके लिख दिया, तो अभी ये पता चल रहा है कि अरे मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स मतलब कुछ है इसमें, मतलब कॉन्टिनेंट्स के मैच होने की बात हो रही है। यहाँ पे रॉक्स ऑफ सम एज अक्रॉस ओशन, मतलब कि यहाँ पे रॉक्स की बात हो रही है, कुछ रॉक्स भी मिले हैं, तो इस तरह से हमें पता चलेगा। देखो यहाँ पे लिख दिया द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिसको जिग्सॉ फिट भी कहते हैं। द शोर लाइन्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर मैच रिमार्केबली, ओके, एक दूसरे से ये मैच करते हैं, मतलब एक दूसरे में ये अच्छे से फिट हो जाते हैं, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो अब क्या करेंगे, हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना घर पे, और इस तरह से बस ऐसे करके ये मैप बना लिया हमने और इसी में ये ऐसे फिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, यहाँ पे साउथ अमेरिका हो गया। तो अभी हम इसको लिखने के बाद आजू बाजू में मैप क्रिएट कर दो, थोड़ा सा छोटा सा मैप बना दो। तो ज्योग्राफी में यही होता है कि हमें मैपिंग पे भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है इस तरह से, मतलब वहां पे हम अगर फिट कर सकते हैं, कोई भी मैप वहां पे लगा सकते हैं या फिर कोई भी ग्राफ कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, तो बना देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा जो हमारा आंसर होता है उसको क्रिएटिव बनाता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम रॉक्स की बात कर ले, रॉक्स मिले हमें, अब रॉक्स कहाँ मिले वो भी लिख दो। रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड के हिसाब से तो इसको मतलब क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, पता किया जाता है कि हाँ वो सेम ही एज के हैं। ओके, तो इस मेथड से अलग अलग कॉन्टिनेंट से लिए गए हैं रॉक्स एंड वो लग रहे हैं कि वो सेम ही एज के हैं, एकदम सेम रॉक्स हैं। तो वो कहाँ से लिए गए हैं, एग्जाम्पल में वो पुट कर दो, द अर्लीस्ट मरीन डिपोजिट अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। अब ये चीज भी इसमें फिट हो जाती है, देखो मिटा के मैं बता देती हूँ कि क्या बोल रहा है यहाँ पे
कि आपको जो रॉक्स मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, जो मरीन डिपॉजिट्स मिले हैं। रॉक्स में आप मरीन डिपॉजिट्स को लिख दो, आप दूसरे रॉक्स को भी लिख सकते हो जो मिले हैं, तो जो आपको याद है वो रख दो, ठीक है। तो अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स हमें कहाँ मिले हैं, कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका में, ठीक है। कब के, जुरासिक एज के। तो साउथ अमेरिका का जो कोस्ट लाइन है वो ये हो गया, साउथ अमेरिका का कोस्ट लाइन, एंड ये हो गया अफ्रीका का कोस्ट लाइन, यही दोनों बता रहा है। तो इस कोस्ट लाइन में और इस कोस्ट लाइन में जो हमें रॉक्स मिले हैं वो सेम एज के मिले हैं, जो ये बता रहे हैं कि अरे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, मतलब ये दोनों कभी एक साथ हुआ करते थे और अब ये अलग हो गए, इसी की वजह से यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में सेम एज के सेम रॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हो गई। तो अब आप सोच रहे हो कि दीदी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो आपने एक ही पेज में पूरा भर दिया था, आंसर उतने में हो गया था, इसको भी इतना ही लिखे क्या। तो आप लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप क्या करना, जैसे कि आपने ये टॉपिक लिखा, ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो आपने ये फर्स्ट लिख दिया, ठीक है। आप इसमें आंसर में लिख दो शोर लाइन ऑफ साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, बस खत्म। 2 में रॉक्स ऑफ क्या लिख दिया, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन लिख करके, और यहाँ पर लिख दिया अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका, बस इतना ही खत्म। तो इस तरह से लिखोगे तो जो होगा आंसर वो प्रिसाइज भी हो जाएगा और वर्ड लिमिट में भी आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया तब, ताकि आपको पता भी चल जाए, अगर आपको 10 मार्क्स का लिखना हो तो वो भी आप लिख सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारे पास स्टीलाइट है। इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ ग्लेशियर डिपॉजिट्स। ये सेडिमेंट्री रॉक होता है जो डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर से बना हुआ है, ग्लेशियर के डिपॉजिट होने से। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स हैज इट्स रिजेम्बलेंस टू 6 डिफरेंट लैंड मासेस, अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड, मडागास्कर, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो ये हमारे पास कुछ काउंटर पार्ट्स हैं इसके, ये 6 डिफरेंट लैंड मासेज हैं जहाँ पे एकदम सेम टाइप ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर से सेडिमेंट्री रॉक्स बने हैं, ठीक है। तो अब एक चीज समझ नहीं आती कि अगर ये सब में सेम है तो कभी ना कभी वो एक साथ इस तरह से होंगे, तभी जाकर के सेम है। तो आप इसको बनाना सीख लो, है कि नहीं, और जब ये लिख रहे हो तो बगल में ये चिपका दो थोड़ा। अगर आपको 10 मार्क 20 मार्क का बनाना है तब ये सब करना, नहीं तो अगर नॉर्मली 5 मार्क का बनाना है तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो कि ये टिलाइट, प्लेजर डिपॉजिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स एंड पीछे जो था दो थे वो लिख करके आप काम खत्म कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये नाम लिख दिया आपने कि कहाँ कहाँ मिले हैं, फिर उसमें इसमें अगर लिखना है तो प्लेजर डिपॉजिट्स ऑफ घाना लिख दो, ब्राजील, प्लेट्यू में जो कभी पहले पाए जाते थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स में मेसासोरस का रिमेन्स लिख दो, कहाँ पे, सदर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न साउथ अमेरिका में। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर हो जाएंगे 5 मार्क में। ओके, अब हम पढ़ेंगे प्लेसर डिपॉजिट्स का, देख लेते हैं। द प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड इन घाना एंड एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट। जो घाना में हमें मिले हैं गोल्ड के डिपॉजिट, उसके सोर्स वहाँ पे एब्सेंट है, जहाँ से वो निकल रहे हैं वो सोर्स वहाँ पे है ही नहीं। तो ये एक अमेजिंग फैक्टर है, और माना जाता है कि जो गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो ब्राजील में है। और जब ये दोनों साथ हुआ करते थे तब ये ब्राजील से आया करते थे, ठीक है। मतलब ये ब्राजील, तो देखो ये ब्राजील यहाँ पे एकदम इजीली शिफ्ट हो जाएगा घाना में, ठीक है। घाना के साथ ये शिफ्ट हो जा रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे सोर्स होगा, सोर्स वाला रीजन यहाँ पे, और यहाँ भी अब साथ में दोनों चिपका हुआ है, तो यहाँ से तो मिल जाएंगे ही गोल्ड के, लेकिन अब दोनों अलग हो गया तो सोर्स पता चला कि इस वाले पार्ट में आ गया और यहाँ पे बस नॉर्मली गोल्ड का डिपॉजिट बच गया, ठीक है। तो सोर्स इसकी वजह से गायब हो गया। तो ये 10 मार्कर 20 मार्कर में आप पुटअप कर सकते हो इतना डिटेल। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स को थोड़ा देख ले हम, तो रिमेन्स ऑफ मेसोसोरस, अ फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल लाइक रेप्टाइल, रेप्टाइल की तरह ये क्रोकोडाइल होता है जो कि फ्रेश वाटर में रहता है। तो इसके रिमेन्स हमें कहाँ मिले हैं, साउथ अफ्रीका एंड ईस्टर्न साउथ अमेरिका में, जो कभी 286 और 258 मिलियन ईयर्स अगो रहा करता था। तो सदर्न अफ्रीका का पार्ट कौन सा है हमारा, ये है साउथ अफ्रीका का पार्ट। साउथ अफ्रीका का पार्ट हो गया, और ये हो गया हमारा ईस्टर्न, ये है ना हमारा ईस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये पार्ट और ये पॉइंट पार्ट को ज्वाइन करो तो ऐसा ये फील हो सकता है ना कि हाँ ये मेसोसोरस नाम के रेप्टाइल साथ में हुआ करते थे, यहीं पे हुआ करते थे, और ये अब अलग अलग हो गए, तो इसकी वजह से दोनों ही पार्ट में देखने को मिल गए हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का भी आंसर एविडेंसेस वाला कंप्लीट हो गया, एंड आई होप आपको समझ भी आया होगा एंड अच्छा भी लगा होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वर द फोर्सेस दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग। ड्रिफ्टिंग कौन कौन से फोर्सेस की वजह से हुई है। तो हमने पढ़ा था कि टाइडल फोर्स था हमारा, ग्रेविटी थी, उसके अलावा हमारा बायोंसी हो गया, तो इस तरह के फोर्सेस हमारे पास थे। तो 5 मार्कर के क्वेश्चन में हमें फोर्सेस को एकदम साफ साफ दिखाना तो पड़ेगा ना कि कौन से फोर्सेस हैं।
अब हम पूरा का पूरा ऐसे पैराग्राफ की तरह पूरा एकदम ऐसे की तरह एक्सप्लेन करने पे लगे हुए हैं, तो वैसे मत करना आंसर में, ठीक है। आंसर में मैं मतलब एक चीज बताना चाहूंगी ना कि आपको करना क्या है, एकदम पॉइंट आपको क्लियर रखना है। जो भी आप पॉइंट डिस्क्राइब करना चाहते हो उसको एकदम क्लियर रखना, थोड़ा इसको मोटा कर देना ताकि इजिली दिख सके और पता चले कि अच्छा ये फोर्स है, हाँ सही है फिर। ओके, अब इसमें क्या किया होगा, इसको डिस्क्राइब ही किया गया होगा, ठीक है। Alfred Wegener suggested that continental drift theory to explain the distribution of oceans and continents। इसमें देखो और छोटा मैंने लिख दिया continental drift theory क्या है। तो अल्फ्रेड वेगनर ने इसको सजेस्ट किया था कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए ओशन और कॉन्टिनेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे भी क्या है, दो चीजें हैं, एक तो की है फोर्सेस और दूसरा क्या है ड्रिफ्टिंग। तो दो कीवर्ड्स आ गए हमारे पास। पहली तो हमें लिखनी है कि ड्रिफ्टिंग क्या है, उसको एक्सप्लेन करना मत बोलना, कोई भी आंसर लिखो तो देख लेना कि उसमें कीवर्ड्स क्या क्या है एंड उसके बाद उसको एक्सप्लेन करना। पहले जो मेन टॉपिक वाला कीवर्ड होगा उसको एक्सप्लेन कर देंगे और उसके बारे में अगर पूछे जैसे कि उसके बिहाइंड एविडेंसेस, उसके बिहाइंड फोर्सेस, क्रिटिसिज्म, तो उन सबको हम उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो छोटा सा मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया ड्रिफ्टिंग का। उसके बाद अब हम एकदम साफ साफ लिखेंगे कि क्या मेजर फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के। ओके, तो टाइडल फोर्स पहला, तो टाइडल फोर्स को अब हम टाइडल फोर्स और पोलर फ्लिंग फोर्स अगर हम लिख रहे हैं या फिर यहाँ पे ग्रेविटेशनल लिख रहे हैं तो दोनों को नॉर्मली तो नहीं लिख सकते ना, बस ऐसे लिख के छोड़ दिया तो ये तो 5 मार्क का होगा नहीं, क्योंकि ये छोटा सा आंसर यहाँ पे ये तो पूछ भी नहीं रहा हमसे, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने लिखा है क्योंकि लिखना पड़ता है हमें, मतलब एक एक्सप्लेनेशन देने के लिए शुरुआत इंट्रोडक्शन सही ढंग से करनी पड़ती है। ओके, तो फिर आगे अगर हम देखेंगे तो इसको हमें थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा जिससे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो लगे कि हाँ 5 मार्क का है। ओके, तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, वेगनर सजेस्टेड दैट tidal force or gravitational pull of moon and to a lesser extent the sun had a sufficient significant role in shaping of continents। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था कि जो टाइडल फोर्स है, जो टाइडल फोर्स की वजह से क्या होता है, जो हमारे हमारे जो पानी है उसमें खिंचाव होता है, उसमें लहरें उठती हैं, यही होता है ना। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ तो जाकर चिपक नहीं सकता है मून से, सन से, तो इसके जो वाटर होते हैं वो हल्का सा अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, ठीक है, मून की तरफ। तो जो हल्का सा अट्रैक्शन हो रहा है तो जो हमारे क्या होंगे वाटर होंगे वो उनमें ऐसे तूफान उठेगा, जिसकी वजह से जो नीचे का पार्ट है ना, धरती का पार्ट, क्योंकि पानी भी कहाँ है, वो लैंड पे ही है, तो उसकी वजह से जो लैंड का पार्ट है उस पर थोड़े बहुत क्या पड़ेंगे, इफेक्ट पड़ेंगे एंड आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो क्या होंगे, वो डिस्प्लेस होंगे एकदम धीरे धीरे करके। ओके, तो इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि काफी सिग्निफिकेंट रोल है सन एंड मून के जो ग्रेविटेशनल पुल फोर्स हैं उनका, ठीक है। टाइडल फोर्स इस तरह से हुआ। एंड पोलर फ्लिंग की अगर बात कर ले हम, तो द पोलर फ्लिंग फोर्स रिलेट्स टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। ये रोटेशन ऑफ अर्थ से रिलेट करे, देखो अर्थ रोटेट कर रही है, तो नॉर्मली अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पे ये बताता है कि अर्थ क्या है, एक परफेक्ट स्फेयर शेप में नहीं है, जिस तरह से ये दिख रहा है वैसे नहीं है, ये बल्ज है, ठीक है, ये ऐसी है हमारी अर्थ, ठीक है। नॉर्मली अगर बनाओ, देखो अच्छे से बनाने की कोशिश करती हूँ, ये तो पूरा रेक्टेंगल ही बन गया हमारा, ये इस तरह से हमारी अर्थ, ठीक है। तो इस तरह से अगर अर्थ है हमारी, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो इक्वेटर वाला पार्ट है वहां पे ये बल्ज है, ठीक है, उठी हुई है, उभरी हुई है। ओके, और ये उभरा हुआ क्यों है, ये रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। जब आप कोई चीज घुमाते हो, जैसे हाथ में कोई चीज बांध करके, रस्सी में बांध करके उसको अगर गोल गोल घुमाओ तो आपको इस तरह से शेप दिखेगा, ठीक है, इस तरह से ऐसे घूमते हुए। तो इसी तरह से घूमते घूमते अर्थ की जो इक्वेटर वाला पार्ट है वो ऐसे बल्ज हो गया, ठीक है, उभर गया है ना। आगे हमारे पास क्या है, और यहाँ पे क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इक्वेटर के पास वो काफी ज्यादा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेस एज वी मूव ऑन द फ्रॉम द पोल्स टुवर्ड्स द इक्वेटर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इंक्रीज होता है जब हम पोल से कहाँ जाते हैं, इक्वेटर की तरफ जाते हैं। ये हमारा पोल है मान लो, तो इससे जब हम इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हुआ, वो बढ़ेगा। दिस इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज लेड टू द पोल फ्लिंग अकॉर्डिंग टू वेगनर। तो वेगनर की अकॉर्डिंग क्या है कि यही जो इक्वेटर पार्ट में जो ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना, तो जो ये इंक्रीज हो रहा है उसी की वजह से जो हमारा है पोल फ्लिंग हुआ है एंड जो हमारे क्या है कॉन्टिनेंट्स हैं वो इधर उधर हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप नॉर्मली देखो तो कोई चीज ऐसे घूम रही है तो घूमते घूमते आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे इधर उधर हो रही है, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि कोई चीज यहाँ है तो वो यहाँ आ गई, ठीक है, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो वेगनर के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो हमारा रोटेशन का काम हो रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है पोल फ्लिंग फोर्स, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स में ऐसे घूमते 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 क्या हो गए, एक जगह से दूसरी जगह से शिफ्ट हो गए अलग अलग, है ना, ऐसे।
तो ये था इनके अकॉर्डिंग। तो हम थोड़ा क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो सही हो सके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेगनर, दिस फोर्सेस would become effective when applied over many millions years and the drifting continue। और आगे हमने थोड़ा सा बढ़ा करके लिख दिया कि वेगनर के अकॉर्डिंग ये फोर्सेस ना मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते रहे एंड उसके बाद क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुआ, इनका इफेक्ट हमें देखने को मिला। समझ में आ गया सबको? तो ये हो गया हमारा एक 5 मार्क का और क्वेश्चन। आगे बढ़े हम। आगे हमारे पास है वाई वॉज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रिजेक्टेड। इसको रिजेक्ट क्यों किया गया? तो उसमें भी अब दो चीज है, पहली तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड दूसरी क्या है, रिजेक्टेड। तो पहले तो ये लिख लो कि ये है क्या एंड बाद में लिखना कि रिजेक्ट क्यों किया गया। तो आंसर इसका जब हम शुरू करेंगे तो डेफिनेशन लिखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। तो डिस्क्राइब्स दैट कॉन्टिनेंट शिफ्ट पोजीशन टू ऑन अर्थ। कॉन्टिनेंट्स पोजीशन शिफ्ट करते हैं अर्थ पे, ये कहना है किसका, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, है ना, वो इसी को डिस्क्राइब करता है। अब हम कहाँ पहुंचेंगे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा ना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को थोड़ा बड़ा एक्सप्लेन करके, तो वैसे इसका डेफिनेशन आप बड़ा भी लिख सकते हो। ओके, अब हमें रिजेक्टेड पार्ट लिखना है, तो क्योंकि 5 मार्क का है तो हम मतलब बेसिक 5 पॉइंट्स रख सकते हैं रिजेक्शन के। हमें ऐसा नहीं करना है कि अरे इस स्कॉलर ने ये कहा, इस स्कॉलर ने ये कहा, तो मतलब सबको इसमें भर डालो। नहीं, आपको 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगते हैं अपने हिसाब से, जो आपको याद है वो लिख डालो, बस हो गए ये रिजेक्शन के पॉइंट। तो पहली चीज मैंने ये लिखा हुआ है अपने हिसाब से कि ये फेल हो गए एक्सप्लेन करने में कि जो ड्रिफ्टिंग है वो मेसोजोइक एरा में ही क्यों शुरू हुई, उसके पहले क्यों नहीं हुई, क्या रीजन था इसका, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो इसलिए रिजेक्शन मिला इनको। और दूसरी बात है कि जो बायंसी, ग्रेविटी तरह के जो फोर्सेस हैं, इन्होंने बताया कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हो रहा है कॉन्टिनेंट का। अभी मैंने बताया ना कि जो ग्रेविटी वाली जो थी, लाइक जो हमारा क्या था, पोलर फ्लिंग फोर्स लग रहा था, तो उसकी वजह से इंक्रीज हो रहा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर, इक्वेटर की तरफ से, और जिसकी वजह से जो इधर कॉन्टिनेंट्स थे वो इक्वेटर की तरफ बढ़े, है ना। तो इक्वेटर की तरफ जो बताया इन्होंने कि कॉन्टिनेंट का मूव हुआ है ग्रेविटी और बायंसी फोर्स की वजह से, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये इतने वीक होते हैं कि वो कॉन्टिनेंट को मूव नहीं कर सकते, है ना। और आगे का मैंने लिखा टाइडल फोर्स का, क्योंकि दोनों फोर्स में थोड़ा डिफरेंस है। तो इन फोर्सेस की वजह से क्या होता है, याद रखना कि इक्वेटर वर्ड मूवमेंट होता है, जो शायद मैंने जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उसमें नहीं बताया, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं उसमें छोड़ दी थी, तो इसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या हमारे पास ये दोनों फोर्सेस हैं। अब नेक्स्ट वाला हम लिख लेते हैं टाइडल फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है कॉन्टिनेंट का, ठीक है। इसमें क्या था, इक्वेटर वर्ड हो रहा था, और इसमें क्या है, वेस्ट में हो रहा है, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जो टाइडल फोर्स आज हमें देखने को मिलता है, अगर इसका 10,000 मिलियन टाइम्स ज्यादा हो टाइडल फोर्स, तभी जाकर के कॉन्टिनेंट्स मूव कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो जो हमारी अर्थ की रोटेशन है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से आगे का कुछ देख पाना ही पॉसिबल नहीं है कि नहीं। तो ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है कि अरे अगर इतना टाइम ज्यादा लग गया तब तो रोटेशन ही रुक जाएगी, तो फिर ये टाइडल फोर्स तो गलत हो गया ना, मतलब ये तो सपोर्ट नहीं करेगा इस थ्योरी को। तो ये 3 चीजें हो गई, 2 फोर्सेस को लिख लिया हमने और फिर एक ये लिख लिया। आगे बढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा कि वेगनर का एक स्टेटमेंट था दैट ऑल कॉन्टिनेंट्स कैन बी इजिली मिक्स्ड इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर। ओके, इन्होंने कहा कि जो हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो इजीली एक दूसरे के साथ मिक्स्ड हो सकते हैं, लाइक उनके जो क्या है, कोस्टलाइंस है वो मैच करते हैं एक दूसरे से, जैसे ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनका ये कहना था कि वो हर जगह पे शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो लिखना जरूरी नहीं है उतना, क्योंकि ये 5 मार्क का ही है ना। आगे हमारे पास है पांचवा, अगर लिखो आप कि पांचवा क्या है जिसकी वजह से रिजेक्ट किया गया रीजन, तो he has described forceful resistance offered by SEMA and the free movement of Sialic continents to explain the origin of mountains. But according to Wells, no compression could be possible to form the Rockies and Andes if the SEMA is more recent than Sial. पहले तो देखो उन्होंने ये कह दिया, मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, कि जो सीमा है वो क्या करता है, जो सियाल है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करता है, सबसे ऊपर हमारा सियाल है, तो सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है। उसके बाद जब उन्होंने ये बताना हुआ कि माउंटेन्स कैसे फॉर्म्ड हुए, तो उन्होंने बता दिया कि देखो भाई, सीमा के ऊपर सियाल फ्लोट तो कर रहा है, लेकिन सीमा क्या करता है, एक फोर्स लगाता है, ठीक है, एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से मतलब वो थोड़ा लिमिट में होता है। ओके, तो अब ये जो फोर्स है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो लैंड्स हैं वो कंप्रेस्ड कर रहे हैं, माउंटेन्स क्रिएट हो रहे हैं। तो माउंटेन्स क्रिएट करने के लिए इन्होंने बताया कि जो सीमा है वो फोर्स लगाती है, मतलब कि वो थोड़ा क्या है, रिजिड टाइप की है। लेकिन यहाँ पे वेल्स का ये कहना है, वेल्स ने ये बताया कि
ये कोई भी कॉम्प्रेशन पॉसिबल ही नहीं है जिसकी वजह से जो एंडीज और रॉकीज जैसे माउंटेन है वो क्रिएट हो, क्योंकि अगर सीमा रिजिड है, अगर सियाल से ज़्यादा रिजिड है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी माउंटेन फॉर्म हो सकता है उसके कॉम्प्रेशन से। ओके, तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। ये हमने क्या कर लिया, 5 थ्योरीज नहीं, 5 हमने रिजेक्शन के रीजंस लिख लिए कि क्यों उन्हें रिजेक्ट किया गया उनकी थ्योरी को। हो गया इतना क्लियर? ओके, आंसर हमने लिख लिया, समझ भी आ गया, और पॉइंट्स भी देख रहे हैं कि 5 पॉइंट्स है तो 5 अलग अलग है, तो हमें एकदम नॉर्मली दिख रहा है कि हाँ 5 नंबर के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, है ना। अगर आपको वही 10 मार्क का पूछ दे कि क्यों कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रिजेक्ट किया गया, तो अभी आप इसमें बाकी के जो मैंने लिखवाए हुए हैं उसको भी आप देख सकते हो और उसको इसमें पुटअप कर सकते हो, है कि। ये नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पेंजिया। इसकी जगह आपका पेंथेलासा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें भी हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को डिस्क्राइब करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये रिलेट करता है उस थ्योरी को, है कि नहीं। देखो, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी that deals with distribution of continents and oceans presented by Alfred Wegener, all continents were one single continental landmass called Pangaea। इसको कितने अच्छे से डिस्क्राइब करा है मैंने। पहले तो लिख दिया अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कि डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस से, और प्रेजेंट किया गया है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। उसके थ्रू क्या है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स पहले सिंगल लैंडमास हुआ करते थे उनको हम कहते हैं पेंजिया। ये पेंजिया वर्ड कहाँ से आया, पैराग्राफ चेंज करेंगे हम और लिखेंगे इज डिराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड, जिसमें क्या है, पैन है जिसका मतलब वो इंटायर होता है एंड होल होता है, एंड जिया मतलब क्या होता है, लैंड होता है, दो से मिलकर के बना है, वो तो हो गया इंटायर लैंड एंड होल लैंड, ठीक है, पूरा का पूरा लैंड पार्ट। उसके बाद क्या है कि अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो या फिर अराउंड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो आप लिख सकते हो, पेंजिया स्टार्टेड स्प्लिटिंग एंड ब्रोक डाउन इनटू 2 लार्ज कॉन्टिनेंटल मासेस as Laurasia and Gondwana land, forming northern and southern components respectively। उसके बाद आप लिखो कि पेंजिया के साथ क्या हुआ, तो पेंजिया स्प्लिट होना शुरू हुआ, वो 2 पार्ट में टूटा। पहला तो गया नॉर्दर्न पार्ट में, दूसरा गया सदर्न पार्ट में, लोरेजिया एंड गोंडवाना के नाम से जिसको जाना गया। और उसके बाद हम लिखेंगे कि सब्सिक्वेंटली लोरेजिया एंड गोंडवाना लैंड कंटिन्यू टू ब्रेक इनटू वेरियस स्मॉलर कॉन्टिनेंट्स दैट एक्सिस्ट टुडे। और उसके बाद मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि लोरेजिया एंड गोंडवाना लैंड फिर धीरे धीरे स्प्लिट होते रहे और आज के कॉन्टिनेंट्स उन्हीं के बेसिस पे एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं का दिया हुआ है, उसी स्प्लिटिंग का रीजन है कि आज के हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा 5 मार्क का क्वेश्चन भी हो जाएगा। और अगर कुछ नहीं बचा लिखने के लिए इसके लिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें एक डायग्राम बना देंगे इस तरह से। पेंजिया फॉर्म हमने कर दिया, पूरा लैंड मास एक साथ दिखा दिया, हो गया पेंजिया, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारे आंसर प्रेजेंट हो सकते हैं और काफ़ी अच्छे भी होंगे। मैंने ये अपने से कोशिश करी है लिखने की, तो अगर कहीं पे कोई भी फॉल्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि दीदी यहाँ पे गलती हो गई है, आप इसको ऐसे करो, तो मैं कोशिश करूँगी। क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी टीचर तो हूँ नहीं क्योंकि कि सारा का सारा जो सही है बताऊँ, मतलब सही आंसर लिख दूँ एकदम, पूरा का पूरा लिखने का तरीका भी पूरा सही हो। मैंने बस कोशिश किया है कि आंसर सही से प्रेजेंट कर पाऊँ और वर्ड लिमिट ये सब देखते हुए, है ना। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल होता है वीडियो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, इट विल हेल्प मी अ लॉट, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू कर पाती हूँ वीडियोस। नहीं तो फिर ऐसे नॉर्मली मन नहीं करता ना कि अरे कोई देखता नहीं है तो फिर बनाना क्यों है। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड किया करो। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर्स के साथ एंड उसके क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।